प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालमुरू जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने 13,545 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने उपनगर अमिस्तिनापुर में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। केंद्र द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। खुलासा हुआ है, तेलंगाना में हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। विधानसभा में घोषणा की गई केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना को दिया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय आदिवासी देवताओं सम्मक्का सारलम्मा के नाम पर स्थापित किया जाएगा और इसके लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में बनने वाले 5 टेक्सटाइल पार्कों में से एक का आवंटन तेलंगाना को किया गया है। यह टेक्सटाइल पार्क हनुमकोंडा में बनाया जा रहा है। इससे वरंगल और खम्मम जिले के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। मोदी ने स्पष्ट किया कि कोरोना संकट के दौरान हल्दी की कीमत हर कोई जानता है और केंद्र तेलंगाना को हल्दी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल येलो बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है, जिसका कई वर्षों से इंतजार था। हल्दी बोर्ड की स्थापना हल्दी उत्पादकों को व्यापक लाभ होगा। तेलंगाना में यहाँ के किसान भी बड़ी मात्रा में हल्दी की पैदावार करते हैं। कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है। आज ये आवश्यक है कि हल्दी की पूरी वैल्यू चेन में उत्पादन से लेकर निर्यात और रिसर्च तक और अधिक प्रोफेशनल वे में ध्यान देने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इससे जुड़े एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंत्री केटीआर ने मंचिर्याल जिले में 313 करोड़ की लागत से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री ने मंदामर्री में विधायक बालका सुमन के साथ रोड शो में भाग लिया। मंत्री केटीआर ने जनसभा को संबोधित किया। 60 साल में कुछ नहीं करने वाली कांग्रेस अब 6 गारंटी लेकर आ रही है। मंत्री केटीआर ने कहा, बलका सुमन ने वो काम करके दिखाया है जो क्षेत्र के मंत्रियों ने नहीं किया है। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पटान चेरुवु मंडल के अंतर्गत आने वाले चितकुल गांव का दौरा किया। 5 करोड़ 79 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी का ग्रामीणों और कॉलोनी वासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने सबसे पहले ही पानी का नल चालू किया। इस अवसर पर महिलाएं नल पर पानी पीती रहीं। कार्यक्रम में एमपीपी सुषमा वेणुगोपाल रेड्डी, जेडपीटीसी सुप्रजा वेंकट रेड्डी, पूर्व एमपीपी श्रीशैलम यादव, एमपीटीसी मंजुला श्रीशैलम यादव, माधवी नरेंद्र रेड्डी, उपसरपंच विष्णुवर्धन रेड्डी, वरिष्ठ नेता दशरथ रेड्डी, वेंकट रेड्डी, वार्ड सदस्य और अन्य ने भाग लिया। सभी दलों के नेताओं ने सरकार पर टीएसपीएससी को राजनीतिक पुनर्वास का केंद्र बनाने का आरोप लगाया। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में
बेरोजगारों की गोल मेज बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, आचार्य कोदंडराम, आरएस प्रवीण कुमार ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस बात की आलोचना की जिन लोगों को राजनीति में पद नहीं दिया जा सका उन्हें बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने टीएसपीएससी बोर्ड के तत्काल भंग करने की मांग की। तेलंगाना लोक सेवा आयोग, एक संवैधानिक संस्था, को राजनीतिक पुनर्वास में बदल दिया गया। 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं हो सकती, 12वीं कक्षा के पेपर सही नहीं हो सकते। जो लोग एमसेट परीक्षा के पेपर बेचते हैं, जो लोग सिंगरेने की नौकरियां बेचते हैं, उन पर लोक सेवा आयोग को भी प्रदूषित करने का आरोप है। कांता रेड्डी तिरुपति रेड्डी ने मेदक जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मेदक विधायक टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का विरोध करते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता दिए बिना केवल मनी बैग के आधार पर पार्टी टिकटों का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। इसी शिकायत के चलते उन्होंने खुलासा किया वह मेदक जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद और पार्टी की मूल सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे के दौरान पोस्टरबाजी से हड़कंप मचा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनोवेटिव अभिनव स्वागत पोस्टर नजर आ रहे हैं। हवाई अड्डे के आसपास क्या हुआ मोदी नामक पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है पालमुरु रंगारेड्डी उत्थान योजना की राष्ट्रीय दर्जा का क्या हुआ, हल्दी बोर्ड कहाँ है, इसका जिक्र करते हुए अनेक पोस्टरों को लगाया गया है। आपके सभी आश्वासन केवल झूठ हैं। मोदी के एक पोस्टर रावणासुर के सिर वाला लगाया गया है। शमशाबाद हवाई अड्डे पर आने वाले यात्री मोदी के इनोवेटिव स्वागत पोस्टरों को उत्सुकता से देख रहे हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जब भी राज्य में आते हैं तो उनके स्वागत से दूर रहने वाले केसीआर इस बार भी प्रधानमंत्री के दौरे से नादारद हैं। उनकी जगह मंत्रियों को प्रमोट किया जा रहा है। आज शमशाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री का मंत्री तलसानी ने स्वागत किया। आमतौर पर सीएम को उनका स्वागत करना चाहिए। इस बार सरकार की ओर से मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने उनका स्वागत किया, ऐसा लगता है। इसकी वजह यह है केसीआर वायरल बुखार से पीड़ित हैं। दरअसल मोदी और केसीआर के बीच रिश्ते हाल तक अच्छे थे। हालांकि शराब मामले में एमएलसी कविता का नाम सामने आने और ऐसी अफवाहें थी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। केसीआर के केंद्र के साथ संबंध खराब हो गए, तब से बीआरएस नेता मौका मिलने पर मोदी की आलोचना करते रहे हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज राजभवन में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत के तहत इस वर्ष के 90वें वर्ष श्रमदान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे देशवासियों को आह्वान किया गया है। सलाह दी गई है कि हम अपने घरों के साथ साथ अपने आसपास और देश को भी साफ सुथरा रखें। उन्होंने बताया कि हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। स्वच्छ भारत, he has appealed everyone to take part in Shramdan, which is voluntary service labor. So he requested to start from 10 o'clock. So Rajbhavan Telangana is also taking part in that, and already we have banned plastic, and plastic is a great menace, and environmental friendly Rajbhavan we are maintaining, and we are having the natural ore, everything we are having, and we are maintaining the Koshala also in a very clean state. But today, as our Honorable Prime Minister appealed to mark the occasion and to appeal all the people of Telangana also, we took part in this cleaning process, and this will go on. And when our Honorable Prime Minister introduced this Swachh Bharat, he mentioned about Gandhiji's words. When Gandhiji was asked whether you want freedom or clean Bharat, free Bharat or clean Bharat, he told first clean Bharat, then naturally we will have a free Bharat. Because after introduction of the Swachh Bharat Abhiyan, first year itself we saved 16,000 crores preventing the contaminated diseases. And apart from that, it's not only cleaning, building of toilets. Then after construction of toilets, significant number of dropouts in the schools, particularly girl children. So it has picked up as a great moment, and it has crossed 9th year. Even the children are now following. If they are not putting the chocolate paper outside, they are taking it.
And our Honorable Prime Minister has created a clean revolution in India. It's a simple thing, but it is our Honorable Prime Minister took forward this cleaning moment, and we are very happy to take part in this. And I appeal the people of Telangana today to take part and keep your surroundings clean. That will prevent disease. So in Tamil there is a proverb, I don't know in Telugu what, Suttam Soru Podu. Parishubhranga unde, Arogyam unde. So why means contamination won't be there. There is no any disease, and there won't be any flies, there won't be any mosquitoes. So we'll be very happy and healthy. टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने संवैधानिक संस्था तेलंगाना लोक सेवा आयोग टीएसपीएससी को राजनीतिक पुनर्वास केंद्र में तब्दील करने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला बोला। 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं हो सकती, 12वीं कक्षा के पेपर सही नहीं हो सकते। जो लोग एमसेट परीक्षा के पेपर बेचते हैं, जो लोग सिंगरेनी की नौकरियां बेचते हैं, उन पर लोक सेवा आयोग को भी प्रदूषित कर दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, जो लोग दलाल के रूप में काम करते थे और जो लोग दल बदल को बढ़ावा देते थे, उन्हें टीएसपीएससी में नियुक्त किया गया। सनसनीखेज टिप्पणियां की गई। उच्च शिक्षित लोगों के स्थान पर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो क्लर्क के रूप में भी बेकार हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, पहले भी ऐसी चिंताएं रही हैं। अगर टीएसपीएससी में अयोग्य लोगों की नियुक्ति की गई तो वे नौकरी की नियुक्तियों का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाएंगे और अदालत में याचिकाएं भी दायर की गई हैं। उन्होंने इस बात की आलोचना की, जिन लोगों को क्लर्क का दर्जा भी प्राप्त नहीं है, उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उच्च पदों पर आयुक्त किया गया है। सीएम केसीआर इस बार भी प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी की यात्रा के मद्देनजर हैदराबाद में एक बार फिर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए। गोशामहल विधायक राजा सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, वे बिना चेहरा दिखाए प्रधानमंत्री मोदी की अनावश्यक आलोचना कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों को गुमराह न होने की सलाह दी गई। अगर सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर में हिम्मत है तो उन्हें मोदी से मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की, केसीआर को प्रधानमंत्री से मिलकर उन परियोजनाओं की मांग करनी चाहिए जिनकी तेलंगाना को जरूरत है। उन्होंने सरकार से सवाल किया, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह क्यों नहीं पूछ रहे हैं राज्य को किस फंड की जरूरत है। वॉइस 11। हाल ही में यह प्रचार चल रहा है, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का शर्मिला कांग्रेस में विलय होने जा रहा है, जिसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया है। चूंकि न तो कांग्रेस पार्टी और न ही शर्मिला ने इस मामले पर कोई घोषणा की है, इसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि शर्मिला आगामी चुनाव में अकेले प्रचार करेंगी। हाल ही में इस मामले में एक बार फिर हलचल मच गई। शर्मिला को हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व से फोन आया था। कल या परसों वह दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगी। कहा जा रहा है इस बार विलय प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है। दरअसल शर्मिला वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय करने पर सहमत हो गई थी, लेकिन यह अटक लगाई गई क्योंकि पालमरू सीट चाहती थी। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी और उनके समूह के नेता शुरू से ही कहते रहे हैं कि शर्मिला की सेवाओं का उपयोग एपी में किया जाना चाहिए। जैसे ही शर्मिला ने जोर देकर कहा वह पालमरू से चुनाव लड़ेंगी, बातचीत में गतिरोध आ गया। अब खबर है वह एकदम आगे आ गई हैं और पालमरू सीट की जगह खम्मम लोकसभा सीट चाहती हैं। कांग्रेस नेता भी ऐसा करने को इच्छुक हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस नेताओं का कहना है शर्मिला के दिल्ली दौरे के बाद विलय की घोषणा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री केसीआर के पोते और मंत्री केटीआर के बेटे कल्वकुंतला हिमांशु ने एक्स पर फोटो शेयर की जो वायरल हो रही है। कुछ लोग उनकी मूर्तियों को द्वीपों में देखते हैं और अन्य उन्हें रेगिस्तानों में देखते हैं, लेकिन उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा वह उन्होंने तेलंगाना के हर कृषि क्षेत्र में देखते हैं। केसीआर वंस अगेन टैग भी जोड़ा गया। यह खेत में धान की खेती की तस्वीर है। चारों ओर हरे भरे खेत के बीच केसीआर के आकार में धान की खेती की गई। बहुत ऊंचे एंगल से ली गई यह तस्वीर केसीआर को सांचे की तरह बनाती है। खेतों में ब्रश से किसी कलाकार द्वारा सावधानी से खींची गई तस्वीर जैसी दिखने वाली यह तस्वीर एक्स पर खूब शेयर की जा रही है। इस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। सीएम केसीआर की तारीफ करते हुए कहा, कोई दूसरा नेता नहीं है जिसने इतने काम कम समय में किए हो, राज्य का इतना विकास किया हो। अन्य लोग फोटो का अद्भुत वर्णन करने के लिए हिमांशु की प्रशंसा कर रहे हैं। हिमांशु द्वारा शेयर की गई तस्वीर कहां ली गई इसकी कोई जानकारी नहीं है।
स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत चिलुका नगर डिवीजन में नगर सेविका बन्नाला गीता प्रवीण मुदिराज के निर्देशन में श्रमदान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जीएचएमसी, एनएफसी और सीआईएसएफ के अधिकारियों ने भाग लिया। सीआईएसएफ टीम और जीएचएमसी अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ चिलुका नगर में पार्कों, स्कूलों, मंदिरों और खाली स्थानों में जमा कचरे को साफ किया। अधिकारियों एवं नगर सेवकों ने कहा, सभी को इस स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। सऊदी अरब स्थित मक्का मदीना हज पर जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए सिकंदराबाद में अपनी तरह का पहला अल बरकत टूर एंड ट्रैवल्स शुरू किया गया है। कुकटपल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने ओल्ड बोयिनपल्ली में नवस्थापित कार्यालय का उद्घाटन किया। मिलादुन्नबी के मौके पर हलीम वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑल बरकत टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रमुख मोहम्मद नाजिर अली खान ने कहा कि सिकंदराबाद क्षेत्र में पहली बार उनकी टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी ने हज यात्रा और अन्य विदेशी यात्राओं के लिए आकर्षक पैकेज उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भोजन और आवास प्रदान किया है, वीजा सेवाएं, उड़ान टिकट, हज उम्रा पैकेज, होटल पासपोर्ट सेवाएं और अवकाश पैकेज प्रदान किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसीर रज़ा खान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा ग्रुप अल बरकत टूर्स एंड ट्रैवल्स स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ से आपको पैकेजेस है, एयर वीज़ा है, फ्लाइट्स टिकट्स है, इंटरनेशनल टूर्स है, हॉलीडे पैकेजेस है आपको अवेलेबिलिटी, उम्रा वीज़ा भी है और उम्रा ग्रुप का पैकेज भी है आपको 82,000 पर पैकेज है। आप जा सकते हैं इधर से। आप देखिए एक बार हमारी सर्विस 400 मीटर होटल्स रहेंगे, हमारे बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छी 3 टाइम फूड्स रहेंगे, हैदराबादी फूड्स रहेंगे और राउंड ट्रिप्स रहेंगे अपना मक्का एंड मदीना का कम्प्लीटली ट्रिप्स रहेगा। उधर मौलिम के साथ फर्स्ट उम्रा रहेंगे आपको हाफिज के साथ। सिकंदराबाद में फर्स्ट उम्रा सिकंदराबाद ओल्ड बोयिनपल्ली, सिकंदराबाद ओल्ड बोयिनपल्ली अल बरकत टूर्स एंड ट्रैवल्स। आपको कुछ नाम कोई उम्रे को जाने वाले हैं तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8125560349 9550335040। भारत निर्वाचन आयोग 10 अक्टूबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इस महीने के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एक टीम द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के बाद घोषणाएं किए जाने की संभावना है। केंद्र चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 3 अक्टूबर से हैदराबाद का दौरा करेगी। इस क्रम में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पिछली बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था और मतदान दिसंबर के पहले सप्ताह में हुआ था। सभी को उम्मीद है आगामी विधानसभा चुनाव भी इसी तरह से होंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस समेत सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी विरोधियों पर नियंत्रण पाने के लिए वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण पहले से ही गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों पर केंद्र सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है। व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ महीनों से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 10 और 20 रुपए की कटौती कर रही केंद्र की बीजेपी सरकार ने अचानक 200 से ज्यादा दाम बढ़ा दिए हैं। नतीजा ये हुआ, दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 209 रुपए बढ़कर 1731 रुपए हो गई है। कोलकाता में यह 1839 रुपए, चेन्नई में 1898 और मुंबई में 1684 रुपए है। घरेलू तेल कंपनियों ने घोषणा की है, बढ़ी हुई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। राजनीतिक दलों द्वारा समय और परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति बनाना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में 2 पत्ते ज्यादा ही पड़ चुकी है। जटिल और अकथनीय विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार द्वारा लिए गए कुछ साहसिक निर्णय और उसके अनुरूप जो प्रचार अभियान चलाती है, उसे देखकर विरोधियों को सराहनीय करनी पड़ती है।
ये विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था। हालांकि विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा इस पर कई संदेह जताने, प्रमुख पिछड़े समूह के लिए कोटा की मांग आदि के विवाद के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सका था। अब मोदी सरकार ने उन विवादास्पद मुद्दों पर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिए हैं। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने की संभावना है क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगी का संसद में स्पष्ट बहुमत है। ब्रिटेन और अन्य पश्चिम देशों से पहले इंदिरा गांधी के रूप में सबसे सक्षम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव भारत को प्राप्त है। फिर भी हमारी विधायकों में महिला का प्रतिनिधित्व अभी भी मामूली है। नेहरू की उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा, उत्तर राजघराने के रूप में विजय राज सिंधिया या गायत्री देवी, दक्षिण में फिल्मी अभियान से जयललिता ने राजनीति करने पर भी ऐसा महिला नेताओं की संख्या समिति है। राजनीति में महिलाएं के प्रवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि अहम भूमिका निभाती है। तेलुगु भाषी मल्लू स्वराज्यम और जे ईश्वरी बाई जैसी वीरांगनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में है। उनसे पहले स्वतंत्र भारत की शुरुआती दिनों में केवल मासूमा बेगम, कुसुमा गजपति राजू और कुमुदिनी देवी जैसी महिलाएं भी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण विधायकों में प्रवेश कर सकी थी। महिलाओं के लिए असली राजनीति प्राथमिकता एनटीआर के शासनकाल से शुरू हुई। युवा नेता प्रतिभा भारती 1980 के दशक में न केवल तेलुगु देश की राजनीति में बल्कि नवोदित नए युग के प्रतीक के रूप में उभरी है। एक मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वह महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़ी रही। कल की प्रतिमा भारती से लेकर आज की शीतका तक राजनीति में महिलाओं का उत्थान एक हृदय स्पर्धी इतिहास है। लेकिन जब स्थानीय निकायों की बात आती है तो आरक्षण के बावजूद पतियों की आड़ में महिला सरपंचों की संख्या अभी भी अधिक है। अपने पतियों की मृत्यु के बाद असाधारण रूप से सरपंच चुनी गई महिलाओं से लेकर आज राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में भी उभरने तक महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण वास्तव में एक क्रांति बदलाव है। सरकारी नौकरियों में महिला एक समय चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों तक ही सीमित थी। जिला कलेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने वाली आईएएस अधिकारी आशा मूर्ति को देखकर साथी अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए हैं और आज महिला सरकारी तंत्र में पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। कभी निजामाबाद जिले के जोगीनी व्यवस्था में जी रही है। महिलाओं में सुधारों से लाकर नई दिल्ली में एक प्रसिद्ध 5 सितारा होटल कंपनी की प्रमुख आशा मूर्ति ने महिला सशक्तिकरण अपने अनुभव के बारे में दिलचस्प बातें बताती थी।